नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का आह्वान किया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 93.58% हुई। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की गई और दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए की। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस्पात, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल डोमेन जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों देश बेहतर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सहयोग की और संभावनाएं हैं। भारत लग्जमबर्ग पार्टनरशिप दोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों की रिकवरी के लिए उपयोगी हो सकती है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ाने का बहुत पोटेंशियल है। स्टील, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डोमेन जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है, किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावना है। श्री मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जावियर बेटल की कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में कुशल नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक में भारत और लग्जमबर्ग के बीच ये पहली बैठक है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अंतरिक्ष और वित्तीय क्षेत्र में समझौतों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके देश ने वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने का समर्थन और स्वागत किया है। We have good cooperation on bilateral level, but also on multilateral level. We are stronger when we work together. And so you can count on us, and we supported and welcomed India elections to the UN Security Council for the term 21-22, which is also, I think, a very important success. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आतंकवाद की चुनौती का उल्लेख किया और इसके सभी प्रारूपों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा का स्वागत किया। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले हमारी स्पेस एजेंसी ने लग्जमबर्ग के 4 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। स्पेस के क्षेत्र में भी हम पारंपरिक आदान प्रदान बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा में लग्जमबर्ग के शामिल होने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं और आपको कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विदेश मंत्रालय में पश्चिम यूरोप मामलों के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने वर्चुअल माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ये बैठक द्विपक्षीय संबंधों के मुद्दे पर रचनात्मक कार्यों पर केंद्रित रही। बैठक में वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित वित्त और अंतरिक्ष एप्लीकेशन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की गई। The meeting focused on constructive engagement on our bilateral relationship and especially giving the strengths of the Luxembourg economy and our needs
It focused on the financial sector, is focused on fintech, on green financing, and on space applications. They also discussed the people-to-people ties. There was also a discussion on deepening business ties between the two countries. लग्जमबर्ग यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। इस संदर्भ में दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को मजबूत करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा निवेश समझौतों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में बहुस्तरीय सहयोग और प्रभावी तथा बहुध्रुवीय व्यवस्था में सुधार पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की गई। सम्मेलन में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज ने भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया। तीसरा समझौता लग्ज इनोवेशन और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री सवियर बेटल ने दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का स्वागत किया है। भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन पर जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस पर संतोष व्यक्त किया है कि दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के देशों में मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने कारोबारी सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने पर सहमति व्यक्त की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और लग्जमबर्ग की कंपनियों के बीच आपसी कारोबारी सहयोग विकसित करने और इन्वेस्ट इंडिया तथा लक्स इनोवेशन के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत और लग्जमबर्ग के बीच इस्पात क्षेत्र में लंबे सहयोग को स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए उद्योगों से नई संभावनाएं तलाशने का आह्वान किया। दोनों ने यह स्वीकार किया कि लग्जमबर्ग की कंपनियां भारत में पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा, सतत प्रौद्योगिकी और स्वच्छ गंगा मिशन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में रुचि बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्षम है। आज बेंगलुरु टेक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत में डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों को विश्व में पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत इस अनूठी स्थिति में है कि वो सूचना के इस युग में विश्व के देशों से आगे निकल सकता है। Achievements of the industrial era are in the rear view mirror, and now we are in the middle of information era. India as a country is uniquely positioned to leap ahead in the information era. We have the best minds as well as the biggest markets. Our local tech solutions have the potential to go global. प्रधानमंत्री ने आईटी नवोन्मेष और अन्य प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को उदारवादी नीति का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का आह्वान किया। With the rapid increase of tech use, data protection as well as cyber security become very, very important. Our youth can play a big role in devising robust cyber security solutions. These solutions can effectively vaccinate digital products against cyber attacks and viruses. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास सर्वश्रेष्ठ दिमाग और सबसे बड़ा बाजार है और भारतीय प्रौद्योगिकी की विश्व में पैठ बनाने की क्षमता है। Our governance model is technology first. Millions of farmers receive monetary support in one click. Our government has used the power of data analytics to ensure better service delivery and efficiency. Technology is the prime reason our schemes have gone beyond files and changed lives of the people at such a speed and scale. प्रधानमंत्री ने भारतीय उत्पादों के वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया। यूपीआई प्लेटफॉर्म की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर कोई डिजिटल भुगतान कर सकता है और पिछले महीने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2 अरब रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। इसमें उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देनजर प्रौद्योगिकीय और सामाजिक बदलाव संगत समाधानों के साथ तेज हो सकते हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि टेक सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ। आज टेक समिट में कई विषयों पर चर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ। ड्रोन्स और रोबोटिक्स के विषय पर बात करते हुए IIT वाराणसी के चेयरमैन डॉक्टर कोटा हरिनारायणा जी ने बताया कि भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां कृषि क्षेत्र में ड्रोन्स का उपयोग कर रहे स्टार्टअप्स अत्यधिक संख्या में हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के कई सवालों को दूर करने में ड्रोन्स तकनीक उपयोगी साबित हुए हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि ड्रोन्स के द्वारा पेस्टिसाइड छिड़कने से टिड्डे का रोकथाम असरदार रहा। ड्रोन्स को आपातकालीन स्थिति में उपयोग में लाने पर भी उन्होंने जानकारी दी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4000 प्रतिनिधि, 270 वक्ता भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 25 देशों के विचारक, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, निवेशक, नीति निर्माता तथा शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान कई देशों के साथ 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें कर्नाटक में निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी RE-इन्वेस्ट 2020 का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में ब्रिटेन के व्यवसाय, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के राज्य सचिव COP26 के अध्यक्ष और डेनमार्क के ऊर्जा सुविधाएं तथा जलवायु मंत्री भाग लेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने बताया कि तीसरे RE-इन्वेस्ट का आयोजन वर्ष 2015 और 2018 के पिछले 2 संस्करणों के सफल आयोजन के बाद हो रहा है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध होगा। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने की भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक संकेत जाएगा। RE-इन्वेस्ट 2020 2 दिन तक चलेगा और इसमें नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा के विकल्प पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विनिर्माणकर्ता, विकासकर्ता, निवेशक और नवाचार से जुड़ी प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नवनिर्वाचित 17वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने आज राजभवन में आयोजित एक समारोह में श्री मांझी को पद की शपथ दिलाई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं। श्री मांझी 23 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान 23 और 24 तारीख को नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाएंगे। बिहार में हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने विपक्षी दलों के भ्रष्टाचारों के आरोपों के बीच आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल फागू चौहान ने श्री चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री चौधरी ने आज ही अपने विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री चौधरी भागलपुर जिले के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू के दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। श्री चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 467, 120 बी के तहत आपराधिक मामले लंबित हैं। उन पर कुलपति रहते हुए विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिकों के पदों को भरने में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसके अलावा 2010 से 15 के दौरान भवन निर्माण में भी वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप भी उन पर लगाए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर नगरोटा में बन टोल प्लाजा के नजदीक आज सुबह हुई मुठभेड़ में घायल जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का हालचाल पूछा। घायलों को जम्मू स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपराज्यपाल ने घायल जवानों को चिकित्सा संबंधी सभी सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उपराज्यपाल ने प्रदेश की जनता के नाम एक संदेश में कहा कि सरकार और सुरक्षा बल राज्य की प्रगति और शांतिपूर्ण भविष्य का आधार तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने ये भी कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमें अपने अभियान से विचलित नहीं कर सकती। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का? माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और IT आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का आह्वान किया। भारत ने सीमा पार आतंकवाद में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.58% हुई। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की गई। और दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए की। भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा और सहायता देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। भारत ने आज कहा कि शांति और सद्भावना बनाए रखने के 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने और संयम बरतने की अपील के बावजूद पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों का लगातार सहयोग कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों का आना लगातार जारी है। इससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये गतिविधियां नियंत्रण रेखा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के सहयोग के बिना संभव नहीं है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.58% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,493 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं। उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के 5% से भी कम है। वर्तमान में संक्रमण के करीब 4,43,303 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कुल 45,576 नए मामलों का पता चला है। एक दिन में 585 लोगों के संक्रमण से मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,31,578 हो गई है। इनमें से 79.409% मौतें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। देश में मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। मंत्रालय ने कहा कि हाल में स्वस्थ हुए लोगों में से 77.27% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से सबसे अधिक मौतें दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में हुई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,28,203 नमूनों की कोरोना जांच हुई है। अब तक कुल 12 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड जांच हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में कोविड-19 महामारी की रोकथाम, निगरानी और जांच व्यवस्था मजबूत बनाने में मदद करने के लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की है। कोरोना रोगियों की प्रतिदिन बढ़ती संख्या और मौतें दिल्ली NCR में पड़ने वाले हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में दर्ज की जा रही हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हरियाणा के लिए बने 3 सदस्यों वाले दल का नेतृत्व कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल राजस्थान के लिए बने दल और राष्ट्रीय महामारी नियंत्रण केंद्र NCDC के निदेशक डॉक्टर SK सिंह गुजरात के लिए बने केंद्रीय दल के प्रमुख होंगे। DHGC के अपर महानिदेशक डॉक्टर L स्वास्थ्य चरण मणिपुर के लिए बने केंद्रीय दल का नेतृत्व करेंगे।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये दल उन जिलों का दौरा करेंगे जहां ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और राज्य सरकारों को इसकी रोकथाम, निगरानी, जांच, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के संबंध में सहयोग करेंगे। केंद्रीय दल महामारी से निपटने की चुनौती तथा समय पर निदान के लिए सुझाव भी देंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली में कोरोना रोगियों के लिए 1413 आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 663 बिस्तर दिल्ली सरकार ने और 750 बिस्तर केंद्र सरकार ने तैयार किए हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बिस्तर कोरोना रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं जनरल वार्ड में बिस्तरों की संख्या 50% से बढ़ाकर 60% करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को गैर जरूरी ऑपरेशन टालने को भी कहा गया है। इससे पहले श्री केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए सर्वदलीय बैठक की। बाद में उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय उद्योग और वाणिज्य महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद ये वैक्सीन 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई-अगस्त तक इसकी 40 करोड़ से 50 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जो शुरुआती दौर में 30 करोड़ से 35 करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केंद्रीय पूल की एमबीबीएस सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए दिशा निर्देशों में एक नई श्रेणी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अंतर्गत कोविड योद्धाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है। इनके लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य कोरोना के रोगियों के उपचार में लगे कोविड योद्धाओं के योगदान को सम्मानित करना है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है कोविड वॉरियर्स का, इसको इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। और हमने इसके संदर्भ में इस साल से एक निर्णय लिया है कि मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट्स होती हैं, उसमें जो एक नेशनल कोटा होता है अलग अलग कैटेगरीज का, उसमें 5 सीट्स कोविड वॉरियर्स के बच्चों को रिजर्व की जाएंगी। नागालैंड में आज कोविड-19 के संक्रमण के 94 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 10,460 हो गई। राज्य में कुल 1,292 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है और 9,700 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। उधर मेघालय में कोविड-19 से आज पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 104 हो गई है। राज्य में आज 109 नए संक्रमित मामले सामने आए और इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है। महाराष्ट्र के वर्धा में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आश्रम स्कूलों में अनलॉक लर्निंग पहल को लागू किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 6 आश्रम स्कूल हैं, जिनमें से 4 सहायता प्राप्त हैं। राज्य के कुल 6 आश्रम विद्यालयों में से केवल 2 आश्रम शालाओं ने एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के द्वारा अनलॉक लर्निंग कार्यक्रम में भाग लिया है। कोरोना महामारी के कारण सीखने की गतिविधियों में रुकावट आई। ऐसे में इस पहल द्वारा नियमित विद्यालय के बंद होने के बीच ग्रामीण तथा आदिवासी छात्रों को विविध शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल कर शिक्षा की धारा में निरंतर रखा जाने का प्रयास किया जा रहा है। इन 2 आश्रम स्कूलों के 2013 छात्र पहल से लाभान्वित हो रहे हैं। इन दोनों स्कूलों के 14 शिक्षक, 12 हाउस कीपर और 9 गैर शिक्षण कर्मचारी 3 छात्रों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनके चुनिंदा भाषणों के संग्रह की पुस्तकों का विमोचन किया। ये पुस्तकें हैं द रिपब्लिकन एथिक्स संस्करण 3 और लोकतंत्र के स्वर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन पुस्तकों के ई-संस्करणों का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति कोविंद ने प्रेरित करने वाले विभिन्न विषयों पर कई भाषण दिए हैं। उसमें सारगर्भित विचार है, उसमें एक
देश का आत्मविश्वास झलकता है। और मैं मानता हूं कि ऐसी किताबें निश्चित रूप से सबको एक तरह से प्रेरणा देती है, संदर्भ देती है, भारत के आशय को स्पष्ट करते हैं। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रपति कोविंद के दिल की गहराइयों से दिए गए भाषणों का संग्रह है। ये पुस्तक सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ और ओडीएफ प्लस का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 20 जिलों को पुरस्कृत किया। इन पुरस्कारों के लिए समारोह का आयोजन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ऑनलाइन किया था। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने साफ सफाई के लिए जन आंदोलन के जरिए ग्रामीण भारत में भारी बदलाव लाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आज खरना मनाया गया। श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता की आराधना के बाद खीर, पूरी और फल का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद श्रद्धालु निर्जल उपवास रखेंगे। इस व्रत का समापन शनिवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से कितना लागी, से करलू छठ बरतिया से कितना लागी, से करलू छठ बरतिया से कितना लागी। बिहार में कोविड-19 महामारी के बावजूद छठ पर्व का उत्साह और उल्लास इस वर्ष कमजोर नहीं पड़ा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारंपरिक छठ गीतों, लोक गीतों के गुंजायमान रहने से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। नदियों, पोखरों और तालाबों पर बने छठ घाटों की सफाई के बाद उन्हें आकर्षक और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे रौनक कई गुना बढ़ गई है। कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने लोगों से कोविड-19 बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। छठ घाटों पर अत्यधिक भीड़ रोकने के लिए श्रद्धालुओं से घरों पर ही छठ पूजा करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा भारी भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगाने के लिए राज्य के औरंगाबाद, पटना, नालंदा और अन्य प्राचीन सूर्य मंदिरों तथा अन्य छठ घाटों पर मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर में श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस कम जबकि अधिकतम 7 डिग्री के आसपास रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 1 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, दोपहर या शाम को बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 4 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने युवा प्रतिभाओं से डेटा और आईटी आधारित उत्पादों की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा समाधान निकालने का आह्वान किया। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की।
कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 93.58% हुई। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की गई और दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।